उमेश पाल का अपहरण का विचार मंथन में आपका स्वागत है। अतीक और उनके दो सहयोगी उम्र कैद की सजा में फंस गए। अब उन्हें सश्रम कारावास झेलना पड़ेगा और कब तक और क्या करेंगे ये तो देखने की बात होगी। लेकिन अतीक ने साहब कहा है कि हम हाई कोर्ट जाएंगे, मुझे सज़ा गलत दी गई है। और दूसरी ओर इस सज़ा को लेकर के खास तौर से उमेश का परिवार अभी संतुष्ट नजर नहीं आता है। वो कोर्ट के फैसले का स्वागत तो करता है, लेकिन कहता है नहीं नहीं नहीं, मुख्यमंत्री जी आतंक का खात्मा कीजिए, लगातार बात कर रहा। दूसरे एक इसमें अहम बिंदु ये भी रहा कि 11 आरोपी थे, एक की मृत्यु हो गई और 10 आरोपियों में सिर्फ 3 को सजा दी गई, 7 सब बरी हो गए। उनमें प्रमुख रूप से अतीक का भाई अशरफ है, जिसके बरी होने पर राजू पाल की पत्नी पूजा पाल ने सवाल भी खड़े कर दिए हैं। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि जो सजा के बिंदु हैं उन पर क्या क्या ऐसी बातें रही जिसके कारण अतीक जो है कटघरे में आ गया, माने सजा के। हालांकि वो तो काफ़ी वर्षों से कटघरे में है और उसने ये भी मांग की कि मुझे साबरमती जेल में ही वापस कर दिया जाए, मैं यहाँ नहीं रहना चाहता हूँ। सारी बातें उसने की है। तो ये जो तमाम बिंदु खड़े हुए, इन पर हम चर्चा करेंगे और जानकारी लेंगे वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश शुक्ला जी से। दिनेश जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दिनेश जी, अतीक पर 100 से अधिक केस और सिर्फ एक में अभी फैसला आया, क्या इसे सजा की शुरुआत माना जाए या इसी तरीके से लंगरहान होता रहेगा कि जैसे 17 साल बाद इस केस में सजा आई है? और उसी प्रकार से जो देखा जाए तो 44 साल का आपराधिक इतिहास है अतीक का, और जैसा मैंने बताया कि 100 से अधिक केस हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या जो पुराना ढर्रा चल रहा था वो रहेगा या फिर आज से उसके सजा की शुरुआत हो गई है? क्या कहना है आपका? देखिए वर्मा जी, ये कोई मापदंड नहीं होता कि आज पहले केस में सजा हो गई है तो कल से हर केस में सजा होना प्रारंभ हो जाएगा। अगर न्यायिक प्रक्रिया में कोई भी केस परिपक्व हो गया है, साक्ष्य और उसके बाद में अभियुक्त के बयान जो अंतर्गत धारा 313 होते हैं, अगर ये सब पूर्ण हो गए हैं और बहस हो गई है तो निश्चित रूप से न्यायालय अपना निर्णय लेती है, वो सजा करे या छोड़ दे। जैसे इसी केस में आप देख रहे हैं कि 10 में से 7 मुल्जिमान को छोड़ा गया और 3 को सजा हुई, तो निश्चित रूप से न्यायालय की निगाह में साक्ष्य बाकी के 7 लोगों के खिलाफ नहीं होगा। और जब साक्ष्य नहीं होगा तो स्वाभाविक है न्यायालय किसी निर्दोष को सजा नहीं करती है जानबूझ करके। तो ये होता है और ये न्यायिक प्रक्रिया है। और इसके अलावा जितने और भी केसेस हैं, अगर वो मैच्योर हो जाएंगे और उनका सभी फॉर्मेलिटीज पूरी हो जाएंगी तो उनमें सजा होनी होगी तो सजा होगी, निर्णय होंगे निश्चित रूप से। और अब अदालतों का रवैया कानून के प्रति काफी सजग है, सख्त है। लेकिन शुक्ला जी, जो इसमें बिंदु खड़ा हुआ है ये कि 44 साल सारे दांव पेश किए गए कि सजा न सुनाई जाए, चार्जशीट न लगने पाए, कोर्ट में जो है गवाह न प्रस्तुत हो पाए। और ये जो उमेश अपहरण कांड हुआ यही तो था कि ये गवाह था और उसको पहले अपहरण किया गया, उससे हलफनामा ले लिया गया, कोर्ट में दूसरे दिन पेशी भी करा दी गई और उसके बाद जब उसके अनुकूल
एक माहौल बना, तब उसने मुकदमा कायम कराया। तो सवाल केवल ये उठता है कि जब इस तरीके के हालात पैदा रहेंगे तो फिर कैसे सजा की शुरुआत हो, कैसे केस परिपक्व हो पाएगा? क्या 44 साल में केस जो थे वो परिपक्व नहीं हो पाए? तो उसका कारण तो यही रही है ना कि हमारी पहुंच है, हमारी दबंगई है, हमारा इतना अप्रोच है कि हम सबको ठेके पर रखें। देखिए, अब आज की तारीख में वो समय भी नहीं रहा जो कभी हुआ करता था कि प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने में महीनों लगते थे, फिर उसकी विवेचना अपने तरीके से कराई जाती थी। बाहुबली अपनी सरकारों का प्रयोग करते थे, अपने राजनेताओं का प्रयोग करते थे, अपने शीर्षस्थ पदों का प्रयोग करके, और विवेचनाएं नहीं होने देते थे, चार्जशीट नहीं लग पाती थी। लेकिन जिन केसेस में चार्जशीट लग गई है वर्मा जी, उसके बाद विलंब होने का कारण सिर्फ इतना हो सकता है कि अभियोजन पक्ष अपना साक्ष्य प्रस्तुत करने में हीला हवाली करता रहा हो, समय से साक्ष्य प्रस्तुत न कर पाया हो, समय से गवाहियों को उपस्थित न करा पाया हो। ऐसी स्थिति में न्यायालय कभी हड़बड़ी में कोई निर्णय नहीं लेती जब तक कि यह तय न हो जाए कि साक्षी अब इस दुनिया में नहीं है और उनकी गवाही कराना किन्हीं विषम परिस्थितियों के कारण असंभव है। तब तक गवाहियों को छोड़ा नहीं जाता है, हर कीमत पर आखिरी दम तक बुलाया जाता है और बुला करके उनकी गवाही कराई जाती है। तो जिन केसेस में गवाही पूर्ण हो चुकी है, ऐसे केसेस में निर्णय तो होना ही है, न्यायालय बहुत दिन टाल नहीं सकती। दूसरा ये था कि इस केस में ये कहा जा रहा था कि मौत की सजा होगी। क्या कारण है? वो कौन से ऐसे बिंदु हो गए या छूट गए जिनके कारण मौत की सजा नहीं हुई? देखिए वर्मा जी, मौत की सजा रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस में की जाती है। न्यायालय की निगाह में ये केस रेयर ऑफ द रेयरेस्ट नहीं रहा होगा, क्योंकि हमारे सामने पत्रावली नहीं है, तो हम बिना उस पत्रावली को पूरा देखे ये नहीं कह सकते कि इसमें सजा होने लायक केस था। लेकिन अगर न्यायालय ने सजा नहीं की है फांसी की, तो निश्चित रूप से साक्ष्य आजीवन कारावास लायक रहा होगा, इसीलिए आजीवन कारावास की सजा की है। और 3 को सजा करके 7 को छोड़ दिया है, तो यह भी तय है कि साक्ष्य में उन 7 छोड़े गए कैदियों के विरुद्ध कोई साक्ष्य नहीं आया होगा डायरेक्ट, इसलिए उनको छोड़ भी दिया गया और इन्हें आजीवन कारावास किया गया। लेकिन जो 7 लोग छोड़े गए, तो उसमें क्या किसकी आप चूक मानते हैं? क्योंकि एविडेंस नहीं हो पाया या विवेचना ठीक नहीं हो पाई, कि 7 लोगों का छोड़ा जाना तो एक बड़ी बात है ना। देखिए, बहुत बार ऐसा होता है, विवेचक मनमाने तरीके से अभियोजन कहानी तैयार कर लेता है जी। हम लोग रोज देखते हैं। आप भी कभी चाहें तो किसी केस डायरी को उठा के देखिएगा कि एक एफआईआर हुई, बिल्कुल एफआईआर जैसे हूबहू सबके बयान अंतर्गत धारा 161 दर्ज कर लिए जाते हैं। तो यहां पे विवेचक से भूल हो जाती है। विवेचक को चाहिए कि सभी गवाहों से पूछ करके उनके बयान दर्ज करें और फिर उसके आधार पर आरोप पत्र तैयार करें। नियम यही है कि यदि प्राइमा फेसाई यानी कि प्रथम दृष्टया वाद बनता हुआ दिखाई दे, तब आरोप पत्र दाखिल किया जाता है। तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं विवेचना में त्रुटि हुई, जिस कारण से गवाहों के उस समय बयान कुछ और लिखे गए, बाद में न्यायालय के समक्ष गवाहों ने अपने बयान में कुछ और बता दिया, जिस कारण से 7 छूट गए, 3 को सजा हो गई। तो कहीं न कहीं विवेचना में, और अभी भी उत्तर प्रदेश पुलिस विवेचना के मामले में लीक पीटा करती है, कुछ भी स्पेशल नहीं करना चाहती, काम से बचना चाहते हैं, और तमाम और तरीके हैं जिसका लाभ भी मुल्जिमानों को पहुंचाया ही जाता है। और यही कारण कि ऐसे लोग पनपते रहते हैं। जी बिल्कुल। आज जब सजा हो गई तो उमेश की माँ से और पत्नी से बयान लिया गया। उनकी माँ ने कहा, मेरा बेटा शेर की तरीके से लड़ा और एक काले कोट और 2 खाकी वर्दीधारियों को गोली से उड़ा दिया गया। और उन्होंने ये भी कहा कि हम तो मौत की सजा चाहते हैं, और उन्होंने इसके लिए मुख्यमंत्री से भी गुहार लगाई कि भाई इनको मौत की सजा दीजिए। हम चाहते हैं कि जिस तरीके से मेरे परिवार को बर्बाद कर दिया गया है, ठीक वही स्थिति इनके सामने भी आए। ये उनकी माँ का बड़ा दर्द भरा बयान आया, और उन्होंने कहा कि अगर वो
रहता है तो निश्चित रूप से हम लोगों के लिए भी खतरा है। क्योंकि एक वर्ड उनका और था, उनका एक वर्ड ये था कि जेल में इसको सारी सुविधाएं हैं। जब ये वहां से क्राइम करता है, रंगदारी वसूलता है, पैसे वसूलता है, सारे शूटर तय करता है, तो उसका तो आतंक बना ही रहेगा, उसका तो खौफ बना ही रहेगा और हम लोगों के लिए भी खतरा बना रहेगा। ऐसी स्थिति में ज़रूरत इस बात की है कि मुख्यमंत्री जी कुछ भी हो, इनको मौत की सजा दिलवाइए। क्या कहना है? देखिए, इसमें मुख्यमंत्री जी मौत की सजा दिलवाने का जितना कर सकते हैं वो करेंगे ही करेंगे, और मुख्यमंत्री जी नहीं, ये व्यवस्था होती है, पुलिस की एक व्यवस्था है। उस व्यवस्था के तहत पुलिस विवेचना करेगी, विवेचना करके साक्ष्य संकलित करेगी और फिर आरोप पत्र प्रेषित करेगी। उस आरोप पत्र पर दौरान सुनवाई न्यायालय के समक्ष जो साक्ष्य प्रस्तुत होगा उसके आधार पर न्यायालय को निर्णय लेना होता है। वहां पर मुख्यमंत्री का कोई जोर दबाव नहीं होता है। न्यायालय एक स्वायत्त संस्था है, इसमें किसी का दबाव नहीं होता है। तो अगर वो कहती हैं तो माँ है, माँ की भावना है और उसकी भावना जायज है, पत्नी की भावना जायज है, उन्हें ऐसा कहना चाहिए। लेकिन शायद उनको इस बात का ज्ञान नहीं होगा कि न्यायालय पे मुख्यमंत्री जी का कोई दबाव नहीं होता। लेकिन वही इतर उनकी जो पत्नी है जयापाल कहती है कि ये तो आतंक है और आतंक का जब तक खात्मा नहीं होगा तब तक ये स्थितियां बनी रहेंगी। मुख्यमंत्री जी, ये आतंक को खत्म कर दीजिए। आतंक जब तक रहेगा तब तक इस तरीके के खूंखार अपराधी पनपते रहेंगे, क्योंकि इनको पूरा अवसर मिलता है, इनके पास पैसा होता है, धन होता है, जिसके बल पर सब। तो इस आतंक को खत्म कर दीजिए। क्या कहेंगे आप? निश्चित रूप से उमेश पाल जी की पत्नी की भावनाओं के साथ हैं हम लोग, और हम लोग कुछ नहीं है, पूरी सरकार उनके साथ में है। और आतंक एक ऐसा शब्द है कि मुझे लगता है कि समाप्त होना ही चाहिए। आतंक किसी का भी हो, आतंक धरती पे पनपना नहीं चाहिए। इसके लिए सरकार निश्चित रूप से सतत प्रयत्नशील भी है और किसी का आतंक चलने नहीं देंगे। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में कानून का राज्य स्थापित करने के लिए दिन रात बेचैन रहते हैं। दूसरी चीज एक ये भी थी कि जब कोर्ट ने इनको सजा सुना दी तो सीधे सीधे गुजारिश की अतीक ने कोर्ट से कि साहब मुझे साबरमती जेल भेज दीजिए, हम यहाँ बिल्कुल नहीं रहना चाहते हैं, हमको वहीं पर ही ठीक भेजा जाए। वहीं दूसरी ओर एक और प्रकरण होता है। साबरमती जेल से जब अतीक को लाया जाता है तो नैनी जेल में एक बाकायदे हाई सिक्योरिटी का बैरक बनाया जाता है, उसमें उनको रखा जाता है। सुबह उनको कोर्ट में पेश किया जाता है, लेकिन जब वो कोर्ट से जाते हैं वहाँ पर जेल में तो उनको गेट पर ही रोक लिया जाता है कि नहीं, आपको एंट्री नहीं मिलेगी। इसलिए नहीं मिलेगी कि ऐसा कोई कोर्ट का आदेश नहीं है जिसमें ये कहा जा सके कि इन्हें नैनी जेल में रखना है, नंबर एक। नंबर दो ये भी हुआ कि पुलिस ने रिमांड के लिए एक एप्लीकेशन दी, ऐसा माना जाता है सीजीएम कोर्ट में कि हमको इनसे उमेश पाल हत्याकांड में पूछताछ करनी है, लेकिन उसमें भी कोई आदेश नहीं हुआ। परिणाम स्वरूप अब ये स्थिति उत्पन्न हो गई कि अब ये निर्णय लिया जा रहा है कि इनको साबरमती जेल ही द्वारा भेज दिया जाए। क्या इस पूरे प्रकरण में आपको नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं विधिक त्रुटि हो गई? देखिए, साबरमती जेल से जो नैनी जेल लाने की प्रक्रिया है वो जिस न्यायालय से आज सजा हुई है वहां पर लाकर प्रस्तुत करने के लिए साबरमती से लाए गए थे। तो ये हो सकता है कि पुनः नैनी जेल में उनको एडमिट करने से या अपने यहाँ पे रखने से कानूनी पेचीदगी है। लेकिन दूसरा सवाल जो आपका था कि जो पुलिस कस्टडी रिमांड मांगने की बात आई, तो यदि पुलिस ने उमेश पाल की हत्या के मामले में वारंट तामील करा दिया है अतीक के ऊपर, तो फिर यहां से संबंधित न्यायालय, प्रयागराज की न्यायालय उसको नैनी जेल में रखने का आदेश भी कर सकती है।
और पुलिस कस्टडी रिमांड पर सुनवाई हो गई होगी तो कोई ना कोई आदेश निश्चित रूप से पारित होगा, आज नहीं तो कल होगा। लेकिन अब तो साबरमती में चला ही जाएगा। अब भेजने का अगर आदेश हो गया होगा तो नियमानुसार कुछ ना कुछ हो रहा होगा, क्योंकि पुलिस जेल मैनुअल जो कहता है कि अभियुक्त को कहां सुरक्षित रखा जा सके ये प्रशासन का काम होता है, इसमें जुडिशियल बॉडी का कोई बहुत बड़ा दखल नहीं होता है। जुडिशियल बॉडी तो आदेश एक करती है कि सेंड हिम इनटू द जुडिशियल कस्टडी, तो जुडिशियल कस्टडी में जेल जाना होता है। लेकिन अगर जेल मैनुअल के अनुसार जेल का अधीक्षक या जेल के अधिकारी ये पाते हैं कि हमारी जेल में रहना इनके लिए उचित नहीं है, तो प्रशासन, सरकार, उत्तर प्रदेश का प्रशासन या जिले का प्रशासन अभियुक्त की जेल बदल भी सकती है। लेकिन यहाँ तो जुडिशियल कस्टडी कोई बात ही नहीं हुई, उन्होंने सजा सुना दी और सजा सुनाने के बाद बैठ गए, तो वहां तो कहीं जुडिशियल कस्टडी की बात नहीं वर्मा जी, ऐसा नहीं होता है। जरा बताइए। हाँ, जैसे ही अभियुक्त को सजा हुई, मान लीजिए प्रयागराज में हुई, तो प्रयागराज के मुकदमे में सजा हुई, उसे प्रयागराज की जेल भेजा जा सकता है, भेजा ही जाएगा। लेकिन चूंकि वो साबरमती से आए हैं, साबरमती की जेल से, तो ये देखने वाला बिंदु है कि साबरमती की जेल से किस आदेश के तहत आए, उस आदेश में क्या फॉर द टाइम बीइंग भेजे गए प्रयागराज, क्या ये शर्त भी लिखी थी कि वहां पेशी के उपरांत वापस साबरमती लाना है, या सजा के अनुसार प्रयागराज की जेल में ही जाना है। तो ये परिस्थितियां आदेश देख करके जाना जा सकता है, ऐसे कहना उचित लेकिन जैसा जो जानकारी आई थी प्रथम दृष्टया कि एमपी एमएलए कोर्ट ने एक प्रोडक्शन वारंट जारी किया था कि हमको 28 तारीख को फैसला सुनाना, सभी अभियुक्तों को प्रस्तुत किया जाए। ये प्रोडक्शन वारंट था जी। तो क्या प्रोडक्शन वारंट में जब हुआ तो वहां से ला करके पेश कर दिया गया जी, तो फिर उसके बाद क्या होगा फिर? लेकिन कन्विक्शन के बाद फिर से वारंट बनता है। अच्छा, जैसे ही कन्विक्शन होगा उसका तुरंत वारंट बनेगा जी, और वारंट के बाद में उसमें जहां जेल भेजने को लिखा होगा तो प्रयागराज नैनी भी भेजा जा सकता है। लेकिन जो साबरमती जेल गए थे अतीक जी, तो वो तो सुप्रीम कोर्ट के एक 2019 के एक आदेश के तहत भेजे गए थे, क्योंकि वो यहाँ पर रंगदारी कर रहे थे, गवाहों को तंग कर रहे थे, परेशान कर रहे थे। उस पर एक याचिका हुई और उसमें उनको साबरमती जेल। क्या ये तो कहीं आड़े नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट का चूंकि आदेश है तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से वो रहेंगे जब तक सुप्रीम कोर्ट उस पर कोई नया फैसला नहीं देती है? हाँ, ये संभव है। ये संभव है कि यदि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से, माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश से किसी अभियुक्त को एक सर्टेन प्लेस पे भेजा गया किसी जेल में, तो जब तक उस आदेश के ऊपर कोई आदेश ना हो जाए स्वयं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तब तक उस आदेश को किसी तरीके से वेकेट तो नहीं माना जा सकता। उसी के हिसाब से इनको वापस प्रोडक्शन के बाद में वापस साबरमती ले जाना पड़ेगा, ले जाना। वही बात आ जी जी जी, इसलिए उनको लेकिन इसमें वर्मा जी पेच हैं। हाँ, कन्विक्शन होने के बाद जेल भेजने का प्रोविजन है जी, और जेल वहीं भेजा जाता है जहां से कन्विक्शन हुआ। किंतु इसमें प्रोडक्शन मात्र केवल प्रोड्यूस करने के लिए आदेश था साबरमती से प्रयागराज, तो निश्चित रूप से साबरमती की जेल ने फॉर द टाइम बीइंग एक सर्टेन पीरियड के लिए दिया होगा, उसके बाद उन्हें वापस अभियुक्त चाहिए क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से है। तो ऐसी स्थिति में इनको पहले वहीं ले जाना होगा, फिर आपस में जब कोर्टों के ऑर्डर्स होंगे जी, या ऑनरेबल हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स होंगे, उसके बाद में जेल चेंज की जा सकती जी। दूसरी चीज, इस मामले में सबसे ज्यादा जो चर्चा हुई जी, आशंकाएं, अटकलें जी, और कुछ सत्ता पक्ष की ओर से, विपक्ष की ओर से भी, और खास तौर से स्वयं साबरमती जेल से जब चले जो अतीक, तो कहते हैं कि कंधे पर, कोर्ट के कंधे पर रख करके मुझे मारना चाहते हैं, उनका ये बयान आया। फिर जब वो यूपी की धरती पे आ जाते हैं तो कहते हैं काहे को डर। उनके जो भाई आते हैं बरेली जेल से, वो कहते हैं कि भाई हम तो खानदानी राजनीति के परिवार हैं और हमको क्या, हमको डांत हो रही है इसलिए हमको डर नहीं लगता है। दूसरी चोट बीच बीच में कि पलट जाएगी, एक्सीडेंट हो जाएगा, ये जो तमाम आशंका जिसके कारण
अतीक ने भी कहा कि नहीं नहीं मुझे साबरमती जेल में ही भेज दिया जाए। इसके बारे में आपका क्या कहना है, ये क्यों ऐसी चर्चा शुरू हो गई? देखिए ऐसा है, कहते हैं कि हर मस्तिष्क में अलग विचार होते हैं। तो ऐसे ही चूंकि पहले पूर्व में ऐसे कुछ कांड हुए तो सामान्य, और इधर इनके कथित रूप से जो उमेश पाल की हत्या है उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का जो बयान था विधानसभा के अंदर, माफिया को मिट्टी में मिला देंगे आदि तमाम चीजों को कनेक्ट करके जनमानस ये मान रहा था कि इनकी भी जीप पलट सकती है, इनकी भी गाड़ी पलट सकती है, इनका भी इनकाउंटर हो सकता है। लेकिन उस केस में इस केस की परिस्थितियों में बड़ा अंतर था। ये जुडिशियल कस्टडी में था, एक जेल से दूसरी जेल में ट्रांजिट किया जा रहा था। तो ऐसी परिस्थितियों में अगर इस प्रकार का कोई कांड हो जाता तो जवाब नहीं देते बनता और तमाम फोरम के सामने शर्मिंदगी और जलालत झेलनी पड़ती। तो तमाम चीजों को, कानून को सबको ध्यान में रख करके काम किए जाते हैं। निश्चित रूप से उसके डरने की बात नहीं थी, लेकिन डर अच्छा है। जो ये डर है ये बहुत अच्छा है। इसका मतलब उत्तर प्रदेश सरकार के जो भी काम है अपराधियों के मन मस्तिष्क में एक भय के रूप में है, जो बहुत आवश्यक है। बिन भय होए न प्रीत। लेकिन अगर आप यूँ देखें तो इस घटनाक्रम में भी गाड़ी पलटते पलटते बची। शिवपुरी के पास जो है काफिले के आगे गाय आ गई, गाय टकरा गई, फिर गाय दूर गिरी, पूरा हड़कंप मच गया, काफिले को रोकना पड़ा, तो पलटते पलटते बची गई। अब वो तो स्वाभाविक से एक्सीडेंट रहा होगा जी। अब अगर कोई प्लान होता तो गाय आए की वजह से थोड़ी ना पलटती हो, तो फिर पलट ही जाती है। पलटी ही जाती है। तो कोई प्लान ऐसा था ही नहीं है, तो उसका बेवजह का भय था और गवर्नमेंट ने कानून को पूरा सम्मान देते हुए जो करना था वो किया। ठीक बात है जी। लेकिन अब ये है कि अब अतीक के सामने क्या विकल्प है? क्या वो सोचेगा कि अब क्या आगे जाएं? हालांकि उसने कहा कि हम हाई कोर्ट जाएंगे, लेकिन वो जाने से क्या फ़ायदा होगा? जिसके ऊपर 100 से अधिक केस है, तो उससे क्या फ़ायदा होगा उसको? देखिए, फायदा होगा या नहीं होगा ये सोच करके कोई अपील नहीं करेगा, ऐसा तो संभव ही नहीं है। ठीक बात है। सजा के विरुद्ध उसे अपील वो करेगा ही करेगा। क्योंकि कानून में आखिरी क्षण तक आदमी का ये विश्वास बना रहता है कि हम निर्दोष हैं और कहीं ना कहीं अदालत से हमें लाभ मिलेगा। जो ये जानते हैं हम निर्दोष नहीं भी हैं, तो बहुत बार ये सोचते हैं हो सकता है अदालत से कोई गलती हो जाए और मैं छूट जाऊं। इसलिए जो अपील की रेमेडी है उसका लाभ उठाना हर कोई चाहता है और उठाएगा। लेकिन अब पेच बहुत फंसे हैं, मुकदमे बहुत हैं, बाहर निकल के आना कठिन है। एक मुकदमा तो है नहीं। ठीक बात है जी। दूसरा एक ये भी जानना चाहते हैं हमें कि जो इनके परिवार पर जो शिकंजा कसता जा रहा है, पत्नी कहीं दूर है, नामी हो गई, 2 बेटे जेल में हैं, 2 पुलिस की हिरासत में हैं, एक भागा हुआ है, ऐसी विषम परिस्थितियों में क्या लगता है कि अतीक को, परिवार को कोई राहत मिल सकती है कहीं से? क्योंकि एक बात आई सामने कि जब सुप्रीम कोर्ट में अतीक ने एक एप्लीकेशन दी और कहा मुझे जान को बड़ा खतरा है, हमको मार दिया जाएगा। उसने अपने बेटे के लिए, इसकी पत्नी ने भी अपने 2 बेटों के लिए गुहार लगाई, लेकिन कहीं से कोई रेमेडी जो है, कोई भी उनको राहत नहीं मिली। बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने आज ही उनकी उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें वो कह रहे थे कि जान को बड़ा खतरा है और मुझे न लाया जाए, मुझे साबरमती में रखा जाए, वहीं पे पूछताछ की जाए। लेकिन इस आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया कि नहीं नहीं, आप हाई कोर्ट जाइए और हाई कोर्ट में अपनी बात कही जाकर के यहाँ पर आने की कोई ज़रूरत नहीं है। जी। देखिए, कहते नहीं है कि डूबने वाला तिनका तक पकड़ लेता है कि शायद इसी के सहारे हम बच जाएंगे। तो जो उनकी रिट याचिकाएं हैं वो इस तरीके की बेसलेस होती हैं कि हमको यहाँ न ले जाया जाए और भय है कि कहीं ऐसा ना हो मेरी भी गाड़ी पलटा दी जाए। तो भय के कारण उन्होंने किया, जो इलीगल रही होगी तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी होगी। स्वाभाविक सी बात है। और हर चीज की रिट पिटीशन सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट में नहीं की जा सकती, ये भी ग्राउंड होता है। ऑनरेबल हाई कोर्ट किस बात के लिए बने हुए हैं? तो मैं समझता हूं कि अगर कहीं पे जिला लेवल पे कोई आपके खिलाफ
षड्यंत्र लग रहा है या कोई आपके खिलाफ FIR है तो उसके अगेंस्ट में आप सीधे हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सही कहा कि आप सीधे हाई कोर्ट जाइए, यहाँ कैसे आ गए। चलिए हम यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद अपनी चर्चा को जारी रखेंगे। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं खास तौर से इस बात की कि माफिया आतंक कैसे दूर हो, और आज जिस तरीके से अतीक के जुर्मों का हिसाब शुरू हुआ, लगता है कि अब सरकारी तंत्र भी जो मामले दबे हुए थे उनको उभाड़ करके ताबड़तोड़ कार्रवाई करके एक संदेश देगी कि अब ऐसे काम नहीं चलेगा, ऐसो आराम नहीं मिलेगा। आज ही अतीक के मामले में CBI की विशेष कोर्ट ने एक याचिका और खारिज कर दी। आज ही, ये सब देखिए आज ही हो रहा है, अभी तक नहीं हो रहा था। खारिज कर दी, और खारिज किस आधार पर की और क्या मामला था? मामला ये था, ये मामला था 2019 के। इसमें यह कहा गया कि लखनऊ में एक मोहित जायसवाल थे, उनका रंगदारी के लिए अपहरण किया गया और देवरिया जेल में उनको रख करके पीटा गया बुरी तरीके से, और पीटने के बाद उनसे ये कहा गया कि आपकी जो 4 कंपनियां हैं उनसे आप इस्तीफा दे दीजिए और सारा काम है। इसके खिलाफ अतीक ने एक एप्लीकेशन दी और कहा कि ये मुकदमा झूठा है, इस मुकदमे को खत्म कर दिया जाए, रद्द कर दिया जाए। लेकिन आज उसी CBI की विशेष कोर्ट ने ये आदेश कर दिया कि नहीं, आपकी याचिका खारिज की जाती है, अब जो है केस चलेगा, और 7 अप्रैल को आरोप तय करने की भी तिथि निर्धारित कर दी। क्या कहेंगे शुक्ला जी, क्या लगता है कि अब माफियाओं के खिलाफ चुन चुन करके कार्रवाई होगी? कानून का राज्य तो यही कहता है कि केवल ककड़ी चोर पकड़ के नहीं मारने हैं, जो भी अपराधी है वो छोटा हो, बड़ा हो, मझोला हो, उससे बड़ा हो या सबसे बड़ा हो, सब पर जब तक कानून का अंकुश नहीं होगा तब तक कानून का राज्य नहीं कहा जा सकता। और नियम यह है कि यदि बड़े कानून की दबिश में रहते हैं, जो बड़े अपराधी अपने को समझते हैं, माफिया जिन्हें कहते हैं, तो निश्चित रूप से छोटे अपराधियों पे भी उसका प्रभाव होता है, उसका असर होता है, और समाज भयमुक्त, अपराध मुक्त होने की दिशा में कदम बढ़ा देता है। तो अपराध समाप्त करने के लिए ये बड़े छोटे की परिभाषा समाप्त करके एक भाव से सभी के साथ एक जैसा व्यवहार करना चाहिए। पूर्व की सरकारों में ये रहता था कि जितना बड़ा अपराधी है उसको टिकट दे दिया, चुनाव जीत गया, चुनाव जीतने के बाद जो सबसे बड़ा अपराधी है वो देश की सबसे बड़ी संस्था भारत की संसद में बैठा हुआ है, भाषण दे रहा है। वो क्या भाषण देगा? पार्लियामेंट के अंदर यही तो होता है ना कि ये एक अनियमितता है देश में, इसके खिलाफ कानून बनना चाहिए। तो जो स्वयं बड़ा अपराधी है, जिसे माफिया कह सकते हैं, कहते हैं, वो माफिया ही कानून बनाएगा या कानून पे अपने भाषण देगा। इसके बारे में राजनीतिक दलों को पहले भी सोचना चाहिए था। नैतिकता एक बहुत बड़ा शब्द है, ये न केवल शब्द है, ये अपने आप में एक पाठ है। नैतिकता हर स्थिति में व्यक्ति को बराबर बनाकर चलनी चाहिए, और राजनीतिक दल जो कुकुरमुत्तों की तरह उगे थे वो आज समाप्त भी शायद इसीलिए हो गए हैं कि अपराधियों को प्रश्रय देना और माफियाओं को बढ़ावा देना, और इतना बढ़ावा देना कि सड़कों पे अपराध और उससे आने वाला पैसा राजनीतिज्ञों तक जाता रहा, जिस कारण से माफियाओं को बराबर प्रश्रय मिलता रहा। उनको समाप्त करने की तो सोची भी नहीं गई कभी। आज सरकार लॉ एंड ऑर्डर बनाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है, और ना कोई माफिया पनपने पाया है और ना मुझे लगता आप कोई पनपेगा। और जो अपने को माफिया समझता है वो निश्चित रूप से, जैसा कि भाषण मुख्यमंत्री जी ने दिया था, वो मिट्टी में मिलाने का काम कर रहे हैं।
लेकिन शुक्ला जी एक बात बताइए, ये लोग जन समर्थन कैसे जुटा लेते हैं? अब 5 बार विधायक, 1 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, अशरफ भी उसी तरीके का विधायक बन जाता है, एक मुख्तार अंसारी का परिवार, फिर बेटा भी बन जाता है, सब। कि ये जनता कैसे इनको चुन लेती है? देखिए, चुनाव जीतने का एक समीकरण होता है जी। आज की तारीख में राजनीति में जाति और जाति का समीकरण निश्चित रूप से बहुत बुरी तरीके से हावी है। तो जहां कई इस प्रकार के माफिया चुनाव लड़ते हैं, ये अपने तरीके से तमाम भिन्न भिन्न जातियों के भिन्न भिन्न पार्टियों से अपने प्रत्याशियों को प्लांट करते हैं और अपने वोट को पूरा सिक्योर करते हैं, अपनी जाति का, अपने धर्म का, और उसका लाभ उठा करके बेसिकली कभी भी आप वर्मा जी देखिएगा कि वोट का एक समीकरण होता है, उस समीकरण जीतता है, व्यक्ति नहीं जीतता है, समीकरण जीतता है। पता लगा कि 100 वोट पड़े थे और 33 वोट जिसे प्राप्त हुए वो विजयी हो गया, बाकी के 67 14 जगह बट गए, तो स्वाभाविक है जो बहुमत में आया वो जीत गया। तो इसका एक समीकरण होता है। ये नहीं कहा जा सकता कि माफिया बड़ा लोकप्रिय था इसलिए जीत गया, वो दांवपेच से जीत जाते हैं, पैसे के बल पर। जी, तमाम है, बाहुबल पे, पैसे के बल पे, आतंक के बल पे तमाम परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं, राजनीतिक दलों के प्रभाव से, जाति के प्रभाव से, इन सब का प्रभाव होता है और समीकरण अपने फेवर में बना लेते हैं जिससे चुनाव जीत जाते हैं। आज मैं एक उत्तर प्रदेश सरकार की एक रिपोर्ट देख रहा था जिसमें यह था कि 166 माफिया हैं जी, जिनके खिलाफ अभियान शुरू हो गया है जी, और इसमें यह भी आया कि अब तक 2000 करोड़ से अधिक की इनकी जो जमीन है, संपत्ति है, वो ध्वस्त कर दी गई है या जब्त कर ली गई है, 2000 करोड़ से ज़्यादा। इसी प्रकार से इनके 1500 करोड़ के इनके ठेके और ये जो कॉन्ट्रैक्ट वगैरह करके लाभ उठाते हैं वो भी ध्वस्त कर दिए, मतलब नुकसान भी इनको काफ़ी पहुंचाया जा रहा। क्या आप इसे पर्याप्त मान रहे हैं? नहीं, केवल किसी की संपत्ति जब्त करने से किसी की क्या, बेजा तरीके से हथियाई हुई संपत्ति को जब्त कर लेने मात्र से माफिया का जो आपराधिक मस्तिष्क होता है ये समाप्त तो नहीं हो पाएगा। हाँ, निश्चित रूप से ऐसे माफिया और अपराधी को ही समाप्त करना पड़ेगा और उसका जो भी कानूनी तरीका होगा वो प्रशासन और सरकार को इस्तेमाल करना चाहिए और माफिया समाप्त तो करने चाहिए, समाज से अपराध समाप्त होना चाहिए। क्या आपको लगता है कि ऐसे मामलों में जो लोग राजनीतिक संरक्षण देते हैं तो निश्चित रूप से कानून तो है लेकिन वहां तक पहुंच नहीं हो पाती है? क्या आपको लगता है कि ये जो माफिया राज के खात्मा के लिए आतंक के जो सोशल का, समाज का है या पॉलिटिकल है, उसके लिए भी अब कोई सख्त कानून की ज़रूरत है, या जो योगी ने मॉडल दिया है जिसे बहुत कहा जाता है बुलडोजर मॉडल, तो ये पर्याप्त है या इसमें भी और कुछ सुधार करने की ज़रूरत है? देखिए, जो देश का कानून है जी, अच्छा है, सशक्त है, इसके पालन की व्यवस्था कहीं कहीं पे थोड़ी लचर हो जाती है, थोड़ी स्वार्थ की वजह से बिगाड़ दी जाती है, जैसे विवेचनाएं ठीक ढंग से ना होना, तो इसमें कहीं ना कहीं हल्का फुल्का स्वार्थ होता है। कहीं ना कहीं माफिया का इतना प्रभाव होता है कि अधिकारी उससे नमस्ते करने के लिए तरसते हैं, तो व्यक्तिगत जो दबाव होते हैं उसके कारण से कानून का दुरुपयोग होता है। तो यदि सरकार, अब चूंकि ये सरकार इस बात पे लगी हुई है कि माफिया समाप्त करने हैं, तो अगर कोई आवश्यक समझेगी तो कोई ना कोई कानून भी बनाया जा सकता है, मैं समझता हूं। एक तो वैसे भी आप समझिए वर्मा जी कि यदि आज की तिथि में माफिया अपराधी इन पे अंकुश लग जाता है तो जो नई खेप पैदा होने वाली है वो पैदा होने से एक बार कतराती है। अपराधी बनने के बजाय वो ये चाहे ऑटो रिक्शा चला ले लेकिन अपराधी बनने से डर रही है। तो ये भी एक बहुत शुभ संदेश है कि अपराधी की ब्रीड नहीं तैयार हो रही है और ऊपर से जो बड़े माफिया और अपराधी हैं इन पे अंकुश लगाया जा रहा है, इनके खिलाफ काम हो रहा है और निश्चित रूप से ये माफिया और ये आतंकवाद और ये टेररिज्म ये सब धीमे धीमे समाप्त होने की स्थिति में है। लेकिन जैसे अभी अतीक का मामला आया है जिसमें कहा जा रहा है कि उनके ऊपर जो है 100 से अधिक केस हैं, अगर यही न्यायिक प्रक्रिया ऐसे चलती रही तो क्या वो अपना जेल में रहेंगे आजीवन और खात्मा भी हो जाएगा, लेकिन न्याय की प्रक्रिया नहीं। ऐसे मामलों में क्या विशेष
रूप से कोई कोर्ट बनानी चाहिए या एक विशेष सेल बना देना चाहिए जो बस इनके मामलों की तहकीकात करे, पैरवी करे, कोर्ट में इनको रोज खड़ा किया जाए और जिससे कि इनका खात्मा किया जाए। नहीं तो ये तो जैसा कि उनके उमेश के परिवार जन लोग कहते हैं, उनको तो सुविधाएं जेल में मिलती हैं, नोट उनके पास है ही हैं, सारी बातें हैं, तो उनका तो आतंक बरकरार ही रहेगा। क्या करना चाहिए? आप तो चूँकि ऐसे पेशे से हैं जहाँ पर इस तरीके के हालात हमेशा पैदा होते रहते हैं, क्या करना चाहिए? देखिए, गवर्नमेंट को जो अभी तक कानून है देश में, इनके तहत जी ऐसे अपराधियों की संपूर्ण गतिविधियों पर 24 घंटे की गतिविधियों पर निगाह रखनी चाहिए और अगर कहीं कानून का अभाव दिखता है तो ऐसे कानून बनाने चाहिए। जैसे बेवजह इंटरनेट की सुविधा नहीं प्राप्त होनी चाहिए, मोबाइल की सुविधा नहीं प्राप्त होनी चाहिए और वो जेल में रह के भी कहां से षड्यंत्र कर रहा है इस पे निगरानी करनी चाहिए। जेल माने जेल, जैसे सबके लिए वैसे माफिया के लिए भी। तो जेल के अंदर से कोई षड्यंत्र न कर सके इसके लिए भी कानून होना चाहिए और कड़ाई से पालन होना चाहिए। तो जेल बहुत बड़ी चीज है। जेल माने तो आप मरा हुआ मान लीजिए। जब वो अपने घर पे नहीं जा पाएगा, अपने किसी मित्र से नहीं मिल पाएगा, अपने आपराधिक गैंग से नहीं मिल पाएगा, किसी के खिलाफ कोई हथियार नहीं तस्करी कर पाएगा, पैसा नहीं पहुंचा पाएगा, तो अपराधी की हत्या ही समझिए। लेकिन सख्ती बरतनी चाहिए। यदि वो जेल में बैठ के षड्यंत्र करके उमेश पाल जैसे अधिवक्ता की हत्या करा सकता है तो इसका मतलब सख्ती का अभाव है। तो जेल में रहना और ना रहना बराबर, बल्कि जेल में अब तो सुरक्षित है। फिर बाहर होता तो एक बार पुलिस से मुठभेड़ भी हो सकती है। हाँ, तो इसीलिए तो कह रहा है कि जी, वहीं भेज तो दीजिए। इस पे गवर्नमेंट को सख्ती करनी चाहिए। सख्त कानून अगर नहीं है तो बनाने चाहिए और निगरानी रखनी चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं है कि जेल प्रशासन जो होता है, अभी हाल में चित्रकूट का मामला है कि मुख्तार अंसारी का बेटा बहू घंटों जेल में रहते थे जी, और वो कमरा ही बंद कर दिया जाता था और उन्होंने खूब जेलर्स को और जो वहाँ के लोगों को मार गिफ्ट दिए, कारें दे दी, प्लाट दे दिया और उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो रही है। उसी प्रकार से अभी हाल में अतीक के मामले में भी आया कि प्रयागराज में इतने पुलिस जन थे, इंस्पेक्टर थे जो बाकायदे इसको सूचना देते थे और अभी भी उनके लोगों को सूचनाएं दे रहे हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो रही। क्या ऐसे मामलों में ऐसा क्या सबक सिखाया जाना चाहिए ताकि लोग हिम्मत न कर सके? वर्मा जी, देखिए, ये तो समाज से ही मनुष्य को बुला करके पुलिस की नौकरी दे दी जाती है। नियत नहीं किसी की बदली जा सकती है, मानव स्वभाव में है। इसके लिए सरकार को कोई ना कोई ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिससे उनकी नियत साफ हो सके। कुछ टुकड़ों पे पलने वाले कुछ जीव भी होते हैं समाज में, उनको टुकड़े फेंको वो पूंछ हिलाने लगते हैं। तो ऐसी प्रवृत्ति के लोग हर महकमे में हैं। पुलिस में भी ऐसे लोग हो सकते हैं, प्रशासन में भी हो सकते हैं। और मैं जहां तक समझ पाता हूं कि नौकरी एक ऐसा शब्द है वर्मा जी कि 60 वर्ष के बाद में रिटायर होना है और उनकी उम्र 50 साल हो गई। अब वो काउंटडाउन शुरू करते हैं, उनको लगता है अब 10 साल बचे हैं। तो इन 10 सालों में अभी तक हम कुछ नहीं कर पाए ठीक से, हमारे बच्चे भी नहीं बड़े हो पाए, अभी ठीक से पढ़ भी नहीं पाए। अब मुझे क्या करना है कि हमारी 3 पीढ़ियां दुरुस्त हो जाएं। तो वो 3 पीढ़ियां दुरुस्त करने के चक्कर में बेईमानी करते करते अपनी ही पीढ़ी को नाश कर लेते हैं और इस तरीके का अपराध समाज में बढ़ा देते हैं और ऐसे माफियाओं और अपराधियों का सहयोग करने लगते हैं चंद टुकड़ों में। तो इसके लिए भी कहीं ना कहीं पे कोई नीतिगत व्यवस्था बननी चाहिए कि बेईमान प्रयास करके भर्ती से पहले कोई ऐसा मापदंड बने कि बेईमान कम से कम भर्ती किए जाएं जो इस तरीके से अपने जमीर और अपने अस्तित्व को बेच करके और माफिया अपराधियों का साथ देने लगते हैं। कहीं आपको ये भी लगता है कि जो हमारे न्यायालय है, जो न्यायिक प्रक्रिया है, उसमें भी हमारे जो जजेस हैं उनको कोई ना कोई ऐसी निगरानी रखनी चाहिए कि मनचाही डेट बढ़वाई जा रही है, मनचाहा काम हो रहा है, मनचाही व्यवस्थाएं हो रही, जैसा कि आज ये भी कहा जा रहा था कि अतीक जब चाहता था तब डेट मिलती थी, जब चाहता था नहीं डेट मिलती थी। तो एक कोई समयबद्ध ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं होना चाहिए या जुडिशरी को नहीं सोचना चाहिए ताकि खास तौर से ऐसे माफियाओं के लिए? देखिए, एक तो
न्यायिक व्यवस्था में ये हुआ है कि एमपी एमएलए की अलग अलग कोर्टें बना दी गई हैं। जी। ये भी एक मैं समझता हूँ कि बड़ी सोच है, ताकि उसमें केवल एमपी एमएलए के मुकदमे चलें और जल्दी से जल्दी डिस्पोजल हो। दूसरा, कानून निश्चित रूप से फास्ट ट्रैक कोई ऐसा बना देना चाहिए जी कि एक सर्टेन पीरियड के अंदर पूरा ट्रायल हो जाए, जल्दी से जल्दी निर्णय हो जाए। क्योंकि बहुत बार वर्मा जी होता ये है कि कानपुर में जो गवाह बनाए गए, अगर अपराध कानपुर में हुआ, जो गवाह बनाए गए वो 2 साल हो गए, 4 साल हो गए, 4 साल के बाद पता लगा पहले वो किराए पे रहते थे, छोड़ के चले गए इलाहाबाद। इलाहाबाद में 2 साल रहे, छोड़ के चले गए दिल्ली। तो अब पुलिस के लिए मुसीबत है उस आदमी को ढूंढना बतौर गवाह, क्यों कानपुर के पते पे सम्मन निकल रहा है, यहाँ लिख के आ रहा, वो मिले नहीं, आगे इलाहाबाद जा नहीं पा रहा है, वारंट पे वारंट हो रहा है, पहुंच नहीं पा रहा, तो इसमें भी बहुत विलंब होता है। इसलिए शीघ्र से शीघ्र सत्र परीक्षण होना चाहिए। तो कम से कम गवाह जहां है वहां से उसको ला करके और न्यायालय के समक्ष प्रोड्यूस किया जा सकता है, ठीक। जिसकी वजह से विलंब होने की प्रक्रिया जो है, सबसे बड़ा कारण है गवाहों का समय पर उपस्थित न करा पाना अभियोजन की ओर से। सबसे बड़ा कारण है मुकदमे का लंबित होना। इसमें अभियोजन निश्चित रूप से कहीं ना कहीं पे दोषी होता है। तो इसलिए इनको करना यही चाहिए कि जितना ऐसे बड़े अपराधी हैं इनके लिए अलग सेल हो, अलग अदालत हो, और उसका कानून हो कि 3 महीने 6 महीने के अंदर इनका निर्णय होगा और उसका सख्ती से पालन हो। जैसे बहुत से कानून हैं कि 3 महीने के अंदर इसका डिसीजन होना चाहिए, कंज्यूमर फोरम सर्टेन पीरियड के अंदर है, लेकिन 6-6 साल से 8-8 साल से पेंडिंग है। एक अदालत है, पूरा कानपुर जिला है, ये भी एक बड़ा कारण होता है। ऐसे ही बहुत से कानून है कि 6 महीने के अंदर जजमेंट होना चाहिए, नहीं हो पाता है, क्योंकि एक अदालत है और पता लगा 10,000 मुकदमे हैं, तो कैसे एक 6 महीने में हो पाएगा। तो कानून बना देना आसान है, उसकी इतनी व्यवस्था बनाना चाहिए कि उस बने हुए कानून का अनुपालन हो सके। ठीक बात जी। अब मेरा आखिरी सवाल ये है कि जो आज अतीक को सजा मिली है, इससे क्या अतीक पर कोई असर पड़ेगा या कुछ माफियाओं पर असर पड़ेगा या सरकार के लिए एक नया रास्ता खुलेगा? नहीं, देखिए, इसमें सजा वाले प्रक्रम में सरकार का कोई रास्ता नहीं है। ठीक, ये न्यायालय का काम है। अतीक पे असर तो आप इसी से समझ लो कि जब साबरमती से चले हैं प्रयागराज के लिए, तो असर तो आपने पहले ही बताया कि तिरपाल के भीतर से बता रहे थे मेरी हत्या कराना चाह रहे हैं, मुझे मरवा देंगे, हम प्रयागराज पहुंच नहीं पाएंगे। तो असर कितना है इसका स्वयं प्रभाव समझ में आता है। ये वो लोग हैं जिनके ऊपर इन छोटी मोटी पुलिस वालों और इनसे असर नहीं पड़ता था। राजू पाल की हत्या का पूरा प्रक्रम आपको भी मालूम है, पत्रकारिता जगत से आप आजीवन जुड़े रहे, कैसे कैसे हुई थी। तो निश्चित रूप से आज भय का माहौल अपराधियों के बीच में है और जन सामान्य के बीच में सुखानुभूति है इस बात की कि समाज में कम से कम अपराध है, माँ बहन बेटियां सुरक्षित हैं, बेवजह की चैन स्नैचिंग नहीं है, पर्स नहीं छीने जा रहे हैं, दौड़ा करके अपहरण नहीं हो रहे हैं, हत्याएं नहीं हो रही, दुश्मनी वश तो हत्याएं दिखी। एक जरूर है कि मंचलों पे अभी पूरा कंट्रोल नहीं है। मंचले माँ बहन बेटियों के साथ में जो अनायास कुछ घटनाएं हो रही हैं, इन पे भी कोई सख्ती बरतनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए, समाज के लिए हितकर नहीं है। आज कोर्ट परिसर में फांसी दो फांसी दो फांसी दो के नारे लगे, क्या आप इसे उचित मानते हैं? क्या ये इससे एक कोई दबाव नहीं बनाया जा रहा? नहीं, देखिए, इन बातों से न्यायालय पे असर नहीं पड़ता। उसका कारण ये, न्यायालय ऐसा नहीं कि सुनता नहीं है, न्यायालय सुनता है, लेकिन न्यायालय किसी निर्णय को करने में केवल पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों को देख करके ही कोई निर्णय ले सकता है। किसी मॉब से, किसी स्लोगन से, किसी नारेबाजी से न्यायालय पे कोई असर नहीं पड़ता। चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद शुक्ला जी, आपने बहुत अच्छे ढंग से अपनी बात की। निश्चित रूप से खूंखार अपराधियों, माफियाओं और आतंक को खत्म करने के लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम चलाने की ज़रूरत है और उनके अलग सेल बना दिए जाए, तेजी के साथ उन मुकदमों का निस्तारण हो, ताकि 44 साल के अपराध इतिहास में पहली बार सजा मिलना निश्चित रूप से तमाम सवाल खड़े करते हैं। देखना है कि इस फैसले के बाद क्या सरकार कोई कदम उठाती है और या फिर जो माफियाओं के खत्म के लिए माफियाओं को मिट्टी में मिलाने का जो अभियान चला रखा है,
क्या उसमें भी कोई सुधार करती है? देखते रहिए विचार मंथन। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News।